लेना ही पड़ेगा। एंड ऑलरेडी आपने बायोमोलिक्यूल्स को एनसीईआरटी करवा दिया है, और थोड़ा मेहनत करो तो फिजियोलॉजी भी एनसीईआरटी हो जाएगा। तो मेरा तो बल्ले बल्ले है कि नहीं? चलिए, इसलिए आप लोग और थोड़ा मेहनत करके फिजियोलॉजी को भी एनसीईआरटी कर दीजिए। आई होप दिस पेज इज ओवर। ये हम लोगों ने कर लिया था एक्टिन मायोसिन मायोसिन। ये हो गया कि नहीं आप लोगों का? देखकर बताइए। सो इज दिस पेज ओवर और नॉट? ये वाला हाँ बोलो अनन्या। सर आप बैंड्स को डायग्राम में एक्सप्लेन किए थे। यस सर। नहीं ये सब हो गया। तो हम लोग किस डायग्राम में थे? ये वाले डायग्राम में थे तुम्हारे क्लास में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो दिस इज ओवर। तो ये वही है, उसी का एप्लीकेशन है उधर उस साइड में। ये इधर कट जाएगा इसको बाबा, इसको यहाँ ले आते हैं। चलो ओके, सो ये हमारा इधर ले आते हैं। चलिए, तो वही इसी का एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। दीज आर द एक्सप्लेनेशंस। ओके, ये उसी का एक्सप्लेनेशंस है। तो आप लोग सिंस एनसीईआरटी बोल रहे हो, ये सब आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं? तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि जो मसल है, अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आपका खत्म हो गया। ना इसी चीज को हम यहाँ से देख लेंगे। तो ये आप देख रहे हो कि नहीं, ये जो आपका मसल है, तो इसलिए इस मसल में आपको क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड, मैक्स चुप, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय मायोफाइब्रिल्स, है कि नहीं? तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय मायोफाइब्रिल्स। अब जो थोड़ा मोटा वॉल्यूम बचा, उसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने रख दिया, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which is another name of smooth endoplasmic reticulum. ओके, तो SCR नॉट RER, ये याद रखना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका एक प्रोटीन होता है कैल्सिक्वेस्ट्रिन। तो कैल्सिक्वेस्ट्रिन क्या करता है, कैल्शियम को चिपका के रखने में मदद करता है। इसीलिए आपका जो स्मूथ मसल है, क्या जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कैल्शियम बैंक होता है। नाउ जो हमारा स्केलेटल मसल है, उसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसीलिए उसका कैल्शियम डिपेंडेंस ज्यादा है। तो अगर आपका कैल्शियम डिपेंडेंस ज़्यादा है, तो आप कैल्शियम कहाँ से लेंगे? अपने आप से लेंगे ना बाहर से लेंगे? तो अपने आप से। If your calcium dependence is high, would you keep your own calcium bank या would you go for क्या? Would you go for others calcium? Will you depend on others? नो सर, नहीं, सपोज जैसे जागृति को एक 50 रुपए चाहिए, उसके पास नहीं है, तो वो 50 रुपए किसी से भी मांग सकती है क्लास में कि तू दे यार मैं कल लौटा दूं। बट अगर आपको 25,000 रुपए चाहिए तो डू यू एक्सपेक्ट एनी ऑफ योर फ्रेंड्स विल हैव 25,000 रुपीज? नो सर। नो सर। तो इसलिए अगर आपका रिक्वायरमेंट 25,000 है, तो भाई आपको अपना रिक्वायरमेंट खुद मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, 50, 60, 100, 200, 300, 500 कोई भी दे सकता है। तो इसीलिए जो कैल्शियम है, इसका रिक्वायरमेंट स्केलेटल मसल्स का बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता। बट इन केस ऑफ अदर मसल्स वो डिपेंड करते हैं। ठीक है,
नाउ उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल क्या है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। बट आप तो जानते हो जगह काफी कम है, नीड काफी ज्यादा है। ओके, बट वी कैन नॉट फुलफिल द नीड। व्हाई वी कैन नॉट फुलफिल द नीड? बिकॉज देयर इज नो वॉल्यूम, लेस स्पेस। तो इसीलिए अब हम लोग मजबूरन कम माइटोकॉन्ड्रिया से काम चलाते हैं। तो अब आपको समझ में आया क्यों आपको ज्यादा थकावट हो जाता है? whenever you are doing some work you get tired. तो why do you get tired so soon? बताइए, why do you Because get requirement tired is so more. soon? Because Because requirement is Mitochondria. more, provision is less. ओके, तो अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास कम प्रोविजन है तो क्या होगा? बोलो, आप एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। तो अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हो तो कौन सा रेस्पिरेशन करोगे? एनाएरोबिक। अगर आप एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करोगे तो व्हाट विल हैपन? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड जमा होगा। तो अगर आपका लैक्टिक एसिड जमा होगा तो क्या होगा? पेन। दिल में दर्द सा उठा है, कांटा सा कहीं लगा है। समझ रहे हो? तो फिर आपको जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। इतना दर्द क्यों है भैया आपको? क्योंकि लैक्टिक एसिड जम लैक्टिक एसिड गया। फॉर्मेशन। तो इसलिए जनरली आपका पेन का एक कारण है डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है जी। बट दिल में दर्द सा उठा है गाना सुन के अनन्या कितना खुश हो जाती है, बट दिल में दर्द नहीं होता है भैया, क्योंकि दिल तो अभद्र है। ओके, वो गाना सुने कि नहीं? ओके, तो इसलिए दिल अभद्र है, वो लैक्टिक एसिड को भी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए कार्डियक मसल्स हैव स्पेशल कैपेबिलिटीज टू कन्वर्ट इवन लैक्टिक एसिड टू एनर्जी। तो इसलिए इज देयर डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द हार्ट? नो सर। नो सर। No. No, sir. So when there is no deposition of lactic acid in the heart, तो क्या दिल में दर्द होगा? नो नो। तो जब दिल में दर्द नहीं हो रहा है तो कुंवारा क्यों गाना गा रहा है? ओके, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गया है। अंडरस्टूड? तो सिंस देयर इज ब्लड ब्लॉकेज, अब ब्लड नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड जमा होगा। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। इसीलिए अगर दिल में दर्द सा उठा है, पार्क में गाना मत गाओ, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वरना प्रीतम उड़ा लेगा। अंडरस्टूड? इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग कि आपका दिल में और विसरल मसल्स में जनरली दर्द नहीं होना चाहिए, बट स्केलेटल मसल्स में दर्द हो जाता है। क्योंकि एक तो उसमें देखो, अगर आप कनेक्टिव टिश्यू भी कम रखोगे, अगर आप सपोर्ट कम दोगे, आप जानते हो कि नहीं कि जनरली मसल्स को ब्लड सप्लाई भी बहुत कम होता है कि नहीं? क्योंकि ब्लड जो है 5 ही लीटर है, उसको ब्रेन को देना होता है, हार्ट को देना होता है, लिवर को देना होता है। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। उसके बाद स्किन इतना बड़ा ऑर्गन है, मसल्स इतना ज़्यादा हैं, तो इसीलिए ऑलवेज दे आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। प्लस तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। ऑक्सीजन होने से क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होने से एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है या कम है तो ज़्यादा चांसेस क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। तो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड जमा होगा। डू वी अंडरस्टैंड? उसके बाद जो थोड़ा मोटा जगह है उसको खाया किसने? बोलो, न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा न्यूक्लियस है। ओके, तो जनरली you will not find any other organelle
इन स्केलेटल मसल। बाकी जो थोड़ा मोटा वॉल्यूम है वो सार्कोप्लाज्म का होगा, दैट इज द साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? Yes, sir. सो Yes, sir. यही चीज हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सो दैट इज बेसिकली ए कैल्शियम बैंक, वो आपका कैल्शियम स्टोर करता है। नाउ इन स्केलेटल मसल्स तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है? मायोफाइब्रिल्स। एंड मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ न्यूमरस सार्कोमियर्स। ओके, असंख्य सार्कोमियर से बना है। अब आप यहाँ देखिए, ईच मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ नियरली 10,000 सार्कोमियर। तो समझ रहे हो, एक मायोफाइब्रिल में करीब से करीब 10,000 सार्कोमियर होता है। अंडरस्टूड? चलिए, सो ये Yes. आपका कंसेप्ट है। नाउ अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, ये जो सार्कोमियर है ये क्या करेगा बताइए, बोलो। ये जो सार्कोमियर है ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ओके, एंड इस सार्कोमियर में आपके दो तरह के मायोफिलामेंट्स मिलते हैं। तो मायोफिलामेंट्स आर नथिंग बट साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। Microfilament. क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रो So they are called microfilaments. Understood? उसको हम माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। एंड ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होता है ये क्या करेंगे? ये दो तरह के होते हैं। जो थिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिन बेस्ड। Actin. तो उसमें मेनली एक्टिन प्रोटीन होगा। एंड जो थिक फिलामेंट्स है उसको हम मायोसिन Myosin. फिलामेंट्स। ठीक है सी। तो एक्चुअली ये सब के लिए आपको सेल बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। कल मैंने आपको एक 9th क्लास का सेल नोट भेजा था, देखे थे आप लोगों ने? यस सर Yes, sir. Yes, sir. उसमें आप क्या फील किए? व्हाट इज मोर इन दैट, क्वांटिटी या क्वालिटी? तो समझ रहे हो? तो आपको भी इस तरह से सेल पढ़ना है। हमें सेल का डाटा घोषणा नहीं है, सेल का मजा लेना है। बिकॉज जो सेल आपको बॉटनी सर पढ़ाएंगे वो मिलता नहीं है इस दुनिया में। वो कहाँ मिलेगा? इधर प्रोटिस्टा या मोनेरा। तो उससे आपको क्या रिलेशन है? तो जूलॉजी में उस तरह का कोई सेल नहीं मिलता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जब तक आप डायनामिज्म नहीं समझेंगे तब तक आप जेजेस का फिजियोलॉजी नहीं समझेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? सो हियर व्हाट आर वी सीइंग कि अब आप देखो, जनरली सेल में अदर ऑर्गेनेल्स का इंपॉर्टेंस होता है, बट मसल सेल में किसका इंपॉर्टेंस है? बोलिए, मसल सेल में किसका इंपॉर्टेंस? Myofibrils. मायोफिलामेंट माने साइटोस्केलेटन। तो जनरली साइटोस्केलेटन को इतना इंपॉर्टेंस कोई नहीं देता। अब आप देखोगे शायद आप स्कूल में साइटोस्केलेटन पढ़ोगे भी नहीं, शायद। ओके, बट वो मसल का बेसिस है, वो न्यूरॉन का बेसिस है। न्यूरॉन में हमने क्या देखा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उसको लंबा बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स करते हैं, माइक्रोफिलामेंट शेपिंग करते हैं। तो देख रहे हो, तो न्यूरॉन का जो टोटल डायनामिज्म है इट इज ड्यू टू साइटोस्केलेटन। मसल का जो टोटल डायनामिज्म है इट इज ड्यू टू साइटोस्केलेटन। एंड वेरी गुड चांस यू मे नॉट रीड साइटोस्केलेटन इन स्कूल, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अंडरस्टूड? चलिए, तो इसलिए आपका क्या होगा आप खुद समझ लेना, क्योंकि आप तो जे से सेल नहीं पढ़ोगे ना। चलिए, हाँ बोलिए। तो इसीलिए थोड़ा मैंने व्हेन एवर यू रीड सेल ऑलवेज रीड द एप्लीकेटरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सेल, क्योंकि घोषा एस्पेक्ट तो आप 9th 8th में पढ़ चुके हो। चलिए, उसी तरह आप देखे थे प्रोकैरियोट यूकैरियोट में मैंने कितना डिफरेंस लिखाया है। एंड
उसमें से बहुत पॉइंट आपको भी समझ में नहीं आया होगा, आई एम श्योर। एम आई राइट? ना आपको समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स इन द डिफरेंसेस? देख रहे हो? नहीं आया। हाँ बताओ सब क्या? तो देख रहे हो कि नहीं? तो दिस इज अ कंसेप्ट। अब अगर कोई बच्चा सीरियसली 9th-10th में उस लेवल का पढ़ेगा तो क्या केवीपीआई नहीं होगा? बताइए। हो जाएगा। And आप लोग जो केवीपीआई क्लासेस में पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं? नो सर। नो सर। नो तो सर। समझ, तो आप इंडिकेशन समझ लो। चलिए, दैट इज व्हाई आई सेंड यू, बिकॉज आप थोड़ा बच्चे हो इसलिए। चलिए, सो इसीलिए जो थिन एंड थिक फिलामेंट्स का अरेंजमेंट है वही हमें स्ट्राइशेड दिखाता है। इधर एक और इम्पोर्टेंट डाटा क्या है? रेस्टिंग सार्कोमेयर का लेंथ कितना है? अराउंड 2 मिलीमीटर। 2 mm। ठीक है, तो यही चीज डिटेल्स है, तो यही चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपका जो सार्कोमियर है उसका इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? जेड लाइन या जेड डिस्क। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेड डिस्क बताइए? ये सब आप लोग कर रहे हो कि नहीं? तो जेड डिस्क को हम क्या कहते हैं? तो जेड डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉसेस मेम्ब्रेन या डॉबीज लाइन या ज़्विशनशिबे। ओके, ज़्विशनशिबे एक जर्मन वर्ड है एंड इसका मीनिंग क्या है? आउटसाइड। तो इसलिए ये आउटर लाइन होता है सार्कोमियर का, इसलिए उसको ज़्विशनशिबे बोलते हैं। फाइन। नाउ, Yes. तो सार्कोमियर एग्जिस्ट्स बिटवीन 2 जेड डिस्क्स। ओके, ये एक्चुअली जेड लाइन नहीं कहना चाहिए, इसको जेड डिस्क कहना चाहिए। क्यों बोलो? बिकॉज इन क्रॉस सेक्शन मसल आपको कैसा दिखेगा? बोलो, क्रॉस सेक्शन में मसल आपको कैसा दिखेगा? सर्कुलर, है कि नहीं? तो अगर जेड डिस्क होगा तो जेड डिस्क लाइन जैसा होगा ना सर्कल जैसा होगा? सर्कल जैसा। सर्कल जैसा होगा। तो समझ में आया? इसीलिए हम लोगों ने इसको डिस्क, एंड इसका अपीयरेंस ऐसा होगा, देख रहे हो? सर्कल। ठीक है, चलिए। नाउ उसके बाद आपका वहां थिन फिलामेंट लाइन स्ट्रक्चर होगा, थिक फिलामेंट लाइन स्ट्रक्चर होगा। जिस लाइन में थिन फिलामेंट ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक। ठीक है, जहां एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, जो पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है, दैट इज, ए देख रहे हो? बैंड। तो ये आपका आई बैंड हो गया जहां मायोसिन नहीं है, एंड जहां थिक फिलामेंट है वो पूरा लेंथ को हम क्या कहते हैं? ए बैंड। ए बैंड या दैट इज कॉल्ड व्हाट? एन आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जो आइसोट्रोपिक बैंड है ये आपका आई बैंड है एंड ये ए बैंड है। क्लियर? तो बिल्कुल बीच में एक लाइन होता है, उसको एम लाइन कहते हैं एम लाइन या मिडल लाइन कहते हैं। तो ये जो मिडल लाइन है इट इज मेड अप ऑफ मायोमेसिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सब याद रखना, ये यहाँ भले ही आपको ना पूछूं मैं, बट ये आपका उधर आ जाएगा फिजियोलॉजी में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो द एम लाइन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन मायोमेसिन दैट कनेक्ट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ईच थिक फिलामेंट। तो इसीलिए ये देख रहे हो, ये सारे थिक फिलामेंट्स हैं, ये सारे थिक फिलामेंट्स हैं, तो इनको पकड़ के रखा है कौन? एम लाइन। एम लाइन। तो एम लाइन ने क्या किया? इसने सारे थिक फिलामेंट्स को जोड़ के रखा है। ठीक है, जेड डिस्क जो है इट इज मेड अप ऑफ अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। समझ रहे हो? जेड डिस्क जो है इट इज मेड अप ऑफ अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन।
तो वो किस चीज को पकड़ के रखा है? ऑल थिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो जेड डिस्क ने ऑल थिन फिलामेंट्स को पकड़ के रखा है, एम लाइन ने ऑल थिन फिलामेंट्स को थिक फिलामेंट्स को पकड़ के रखा है। टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ Yes, sir. Yes, तो sir. अब जेड डिस्क और एम लाइन को कौन पकड़ के रखा है? बोलिए, जेड डिस्क एंड एम लाइन को कौन पकड़ के रखा है? तो दैट इज कॉल्ड टाइटिन। तो समझ रहे हो? तो टाइटिन जो है वो लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान देंगे तो यह देख रहे हो, ये स्प्रिंग जैसा है, तो दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टाइटिन। उसका एक सिरा जेड लाइन में है एंड दूसरा सिरा ये देख रहे हो, ये आके आपका देख रहे हो, ये आके आपको किसको पकड़ा हुआ है? ये नीचे से जाकर एम लाइन को पकड़ेगा। तो टाइटिन इज होल्डिंग द जेड डिस्क एंड एम लाइन। तो हाउ मेनी टाइटिन्स आर देयर पर सार्कोमियर? बोलो। 2 Z to M and M to Z। समझ में आया? Z to M and M to Z। अंडरस्टूड? तो ये हम लोग बना रहे थे कल वो स्ट्रक्चर। शो यू, ये देखो, तो देख रहे हो ये जो येलो लाइन मैंने बनाया है ये टाइटिन लाइन है। ये Z to M आया, फिर M to Z आया, तो इसलिए पर सार्कोमियर आपका 2 टाइटिन प्रोटीन होगा। तो आप समझ रहे हो तो मसल क्यों भारी होता है? क्योंकि टाइटिन लार्जेस्ट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी है एंड एक सार्कोमियर में ही 2 टाइटिन आ गया। सोचो, तो सोचो कि वो कितना भारी होगा। अंडरस्टूड? टाइटिन क्या करता है ये हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे बेसिकली। ओके, नाउ ये आपका थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट एक्चुअली बना होता है एक्टिन, बट सपोर्ट के लिए ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन होते हैं। ठीक है, थिक फिलामेंट इज ओनली मेड अप ऑफ मायोसिन, वो प्योर मायोसिन होता है। क्लियर? बट जो ए बैंड में 2 तरह के रीजन होते हैं, एक जिसमें एक्टिन मायोसिन दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? यू बैंड या जोन ऑफ Overlapping. ठीक है। एंड एक रीजन ऐसा होता है जहां प्योर मायोसिन होता है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड एच जोन। समझ रहे हो? उसको हम लोग एच जोन कहते हैं। नाउ तो अब अगर हम लोग सार्कोमियर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं? I/2। Half I. क्यों? बिकॉज जेड डिस्क ने 2 आई को दोनों सार्कोमियर के आई को हाफ कर दिया है। तो I/2 प्लस यू प्लस एच प्लस यू प्लस I/2। Plus half I. कोई शक? No, sir. समझ रहे हो? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? सार्कोमियर। अंडरस्टूड? नाउ जब आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जब आपका, आप देख रहे हो, आपको स्ट्राइएशंस देख रहे हो, तो ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है। तो डार्क इज ड्यू टू व्हाट? Thick filament. Myosin. A band and light is due to what? I band. I band. I band. But A band में भी एक लाइट रीजन है। क्यों? बिकॉज ए बैंड वहाँ में पर ओवरलैपिंग नहीं होता। Actin नहीं है. यस, तो जहां ओवरलैपिंग नहीं होगा कंपैरेटिवली वो बाकी पार्ट से तो हल्का ही होगा ना। सो दैट लाइट, तो अगर क्वेश्चन आया लाइट कलर बैंड फाउंड इन ए बैंड इज नोन एज H zone. H. एच जोन। ओके फाइन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एच जोन। ओके नाउ अब आप ध्यान दीजिए इधर, तो ये आपका है जेड डिस्क। ठीक है जी, ये देखो जेड लाइन, तो जेड लाइन में ये जो रेड डॉट्स हैं वो क्या हैं? एक्टिन डॉट्स हैं। एंड जो क्रॉसेस हैं, जो जाल जैसा बना हुआ है,
वो अल्फा एक्टिनिन है। एंड बीच बीच में आप देखोगे ग्रीन डॉट्स हैं, देख रहे हो? तो ग्रीन डॉट्स क्या है? Yes, sir. वो टाइटिन। टाइटिन। Titan. अब देखो इतना बड़ा बड़ा करके आपको समझा रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? बट फिर भी आप लोग कालू को लाइक करते हो, है कि नहीं? तो ये जो कनेक्टिन फिलामेंट्स लिखा हुआ है, दे आर मेड अप ऑफ अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। ठीक है? ये इसने क्या किया है? Yes. सारे जो थिन फिलामेंट को बांध के रखा हुआ है। एंड ऑल दीज थिन फिलामेंट्स आर अरेंज्ड हेक्सागोनली, ये हमने कल भी देखा था। ठीक है? एंड बीच में क्या है? ग्रीन ग्रीन डॉट्स, वो आपका टाइटिन है, क्योंकि टाइटिन क्या करता है? Z और M को पकड़ता है। क्लियर? अब हम लोग आई बैंड में जाते हैं। तो आई बैंड में कौन कौन सा प्रोटीन दिख रहा है आपको? जो रेड वाले हेक्सागोनल है वो एक्टिन प्रोटीन है, एंड जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स है वो टाइटिन। क्या चला गया इधर से? तो ये अल्फा एक्टिनिन। Alpha एक्टिनिन। अल्फा एक्टिनिन। उसके बाद हम जा रहे हैं एम लाइन। तो एम लाइन में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? तो देखिए, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये मायोसिन है, Myosin. ये जो जाल बना हुआ है वो मायोमेसिन प्रोटीन। तो व्हाट इज मायोमेसिन डूइंग? इट इज होल्डिंग ऑल Connecting द all. मायोसिन टुगेदर। तो समझ रहे हो? इट इज होल्डिंग ऑल द मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर। तो एम लाइन ने क्या किया? सारे मायोसिन को पकड़ रखा है। जेड लाइन ने क्या किया? सारे थिन को पकड़ रखा है। टाइटिन ने क्या किया? जेड और एम को पकड़ रखा है। इसका मतलब अगर हम जेड को खींचते हैं तो कौन खींचाएगा? आई बैंड। अगर आई बैंड को खींचते हैं तो कौन खींचाएगा? टाइटिन। अगर टाइटिन को खींचते हैं तो कौन खींचाएगा? एम लाइन। अगर एम लाइन को खींचेंगे तो कौन खींचाएगा? थिक बैंड। तो देख रहे हो? इसलिए जहां से भी आप खींचोगे आपका पूरा सार्कोमियर रेस्पॉन्ड करेगा। कोई शक? उसके बाद हम चले जाते हैं एच जोन में। तो एच जोन में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? जो ब्लू वाला है दैट इज मायोसिन, मायोसिन। एंड जो ग्रीन ग्रीन वाले हैं दैट इज टाइटिन। ओके? उसके बाद हम चले जाते हैं जोन ऑफ ओवरलैप में। तो जोन ऑफ ओवरलैप में आपको क्या मिलता है? Both actin and myosin. एक्टिन मायोसिन। तो एक्टिन अरेंज्ड हेक्सागोनली, ये मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि नहीं फोटो में? Yes, sir. एंड बीच बीच में आपका मायोसिन है। तो Myosin. इसलिए हाउ मेनी थिन अराउंड वन थिन? 1 2 3। हाउ मेनी थिक अराउंड वन थिक? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी थिन अराउंड वन थिक? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी थिक अराउंड वन थिन? 1 2 3. तो इस पे आपका क्वेश्चन आएगा। आ गया मजा कि नहीं? Yes, sir. एंड ये जो लेक्चर आप तो एम लाइन देखोगे, में भी टाइटिन होगा ना? हाँ एम लाइन में भी टाइटिन है। ये रहा। ओके, सॉरी, एम लाइन में टाइटिन दिखेगा नहीं ना, क्योंकि वो तो उसको पकड़ के रखा है। ओके, इट इज होल्डिंग इट, इट इज नॉट ए मेश ना। एम लाइन में मेश वर्क नहीं है ना। तो मेश वर्क किसका है? अरे अगर मैं कांटे में लगाऊं धागा तो आपका दीवार थोड़ी दिखेगा। तो दीवार है एम लाइन, कांटा है आपका मायोसिन। तो एम लाइन में हमने टाइटिन को बांध रखा है, इसलिए आपका जनरली एम लाइन में टाइटिन नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड? बट Yes, sir. जेड लाइन में दिखेगा, क्योंकि जेड लाइन में वो उसको कस के बांधता है। अंडरस्टूड? क्योंकि ये क्या करता है मालूम है ना, ये मायोसिन के बीच में फंस जाता है, देख रहे हो कि नहीं? इट इज विद इन मायोसिन, इसीलिए तो वो बिल्कुल एम लाइन तक जाता नहीं। क्लियर? अब ये जो आप देखोगे इसमें 1% भी आपका एनसीईआरटी नहीं होगा। चलिए, तो दिस इज द केस, बट यही क्वेश्चन आएंगे हर बार। अंडरस्टूड?
यस सर। चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है। इससे ज़्यादा जो है हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो बाई दिसंबर या जनवरी आपका फिजियोलॉजी स्टार्ट होगा, तब तक ये आपको याद होना चाहिए। ओके, ये आपका लास्ट Yes, बट sir. 3 चैप्टर। ओके, लास्ट बट 3 चैप्टर। सर हाँ बोलो। सर जेडिस सर कौन से प्रोटीन का बना होता है? जेड डिस्क अल्फा एक्टिनिन। यस सर। जेड डिस्क अल्फा एक्टिनिन, थिन इज एक्टिन, थिक इज मायोसिन, एम लाइन इज मायोमेसिन। ठीक है, अभी के लिए इतना, आगे जब पढ़ेंगे वो और एलाबोरेट होगा। चलिए, नाउ तो आपका ये आपका हो गया क्या, तो दिस इज द बैंड्स। तो अब जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ओके, तो मायोसिन का ये जो हेड है ना, ये एक्टिन को पकड़कर खींचेगा। कहाँ खींचेगा? इट विल पुल टुवर्ड्स सेम लाइन। तो यहाँ के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये देख रहे हो गोल गोल वाले, ये एक्टिन को पकड़ेंगे और Yes, sir. इधर खींचेंगे। तो इस तरफ वाले जो मायोसिन हैं वो जेड डिस्क को इधर खींचेंगे, उस तरफ वाले जो मायोसिन हैं वो ये जेड डिस्क को इधर खींचेंगे। तो इसलिए दोनों तरह से सार्कोमेयर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। Contract. Contract. ओके, नाउ अब आपको टाइटिन का काम समझ में आया कि नहीं? जैसे ही आपका क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, टाइटिन स्प्रिंग जैसा होता है, आपका सार्कोमियर बैक टू ओरिजिनल पोजीशन रिकॉइल करेगा। समझ में आया? जैसे आप सोफा में बैठते हो, सोफा दब जाता है, बट जैसे ही आप उठते हो Yes. तो सोफा वापस नॉर्मल पोजीशन में कैसे आता है? क्योंकि उसमें Spring. स्प्रिंग होती है। इनसाइड द सोफा देयर आर स्प्रिंग, वो उसको रिकॉइल करने में मदद करते हैं। तो हमारा भी सार्कोमियर, जब आप खींचोगे तो सार्कोमियर छोटा होगा, पर जैसे ही आप छोड़ दोगे, जैसे आप पावर लगाना छोड़ दोगे, तो टाइटिन क्या करेगा? वो उसको धकेल कर अपने जगह पर भेज देगा। समझ में आया? इसलिए टाइटिन sir. हेल्प्स Yes, sir. in recoiling sir. of sarcomere back to normal position after force of contraction is withdrawn. ठीक है, तो जैसे ही आप फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को विथड्रॉ करोगे, टाइटिन जेड डिस्क को वापस धकेल देगा अपने जगह पर। कोई शक? तो इसीलिए No, sir. जब मायोसिन एक्टिन को पकड़ता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रिज। ओके, एंड क्रॉस ब्रिज है तो एक्टिन मायोसिन को पकड़कर खींचेगा। समझ में आया? So that is called formation of cross bridge. Okay? तो ऐसे असंख्य मायोसिन होते हैं ना। प्लीज रिमेम्बर, ये एक मायोसिन है, दिस इज वन मायोसिन। इसका मतलब ए बैंड इज मेड अप ऑफ मोर देन 200 to 300 मायोसिन्स। कोई शक? ये No, sir. पूरा एक मायोसिन नहीं है, ये एक मायोसिन है। मतलब इधर क्या देख रहे हो आप? असंख्य मायोसिन्स हैं। आधे इस तरफ ओरिएंटेड हैं, आधे उस तरफ ओरिएंटेड हैं। उसी तरह ये जो आप बॉल्स देख रहे हो, ईच बॉल इज ए जी एक्टिन। ठीक है, एंड आपका जो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम एफ एक्टिन कहते हैं, फिलामेंटस एक्टिन। जी एक्टिन क्या है? ग्लोब्यूलर एक्टिन। तो एफ एक्टिन जो है वो डबल हेलिक्स है कि नहीं? इसमें आप दो कॉइल देख रहे हो, Yes, sir. एंड एक Yes, sir. हेलिक्स में 13 जी एक्टिन पर टर्न होता है। समझ रहे हो? तो एक टर्न ऑफ हेलिक्स में 13 जी एक्टिन होते हैं। तो टोटल कितना है जी एक्टिन हो गया एक एफ एक्टिन टर्न में? 26। तो 26. समझ रहे हो? 13 जी एक्टिन पर टर्न ऑफ एफ हेलिक्स। ओके, पर टर्न पर हेलिक्स। तो इसीलिए पर टर्न डबल हेलिक्स में कितना होगा? 26। 26. ओके, so like that. Okay, तो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो ये आपका थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट हो गया।
सो दैट इज ऑल अबाउट सार्कोमियर, बाकी आप खुद से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ये थोड़ा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं जो बेसिक डिफरेंसेस क्योंकि आपका जो विसरल मसल कार्डियक मसल ज्यादा डिटेल है नहीं, मैंने बना जरूर दिया है बट उसको आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। वो उसी को पढ़ सकता है जिसके पास ये नोट होगा, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए आप पहला पॉइंट, तो स्केलेटल मसल्स में क्या लिखा है पढ़ो अभी। अनन्या फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। These muscles are found associated with the bones and cartilage of the skeletal system. They help in the movement and locomotion of body, hence their name. तो मैं तो उसका नेम स्केलेटल सिस्टम क्यों पढ़ा, समझ में आ गया? Yes, sir. फिर विसरल पढ़िए। Yes, sir. These muscles form the various visceral organs other than heart, that example lungs, intestine, stomach, kidney, etc. They are responsible for the visceral organ physiology. ठीक है। अब जो आपका पेरिस्टालसिस हो रहा है वो तो तुम नहीं कर रहे हो ना, वो तो अपने आप हो रहा है, ओके। जो आपका लंग्स अप एंड डाउन हो रहा है ब्रीदिंग के लिए, आर यू डूइंग इट? नो। No, sir. सो इसलिए दोज मसल्स आर कॉल्ड विसरल मसल्स। Visceral muscles. नेक्स्ट, These muscles, cardiac muscles, these muscles make the heart and are responsible for the cardiac physiology, hence their name. और मैं तो जो कार्डियक मसल है वो यूनिक टाइप ऑफ विसरल मसल है, ओके, इसलिए हमने उसको अलग नाम पढ़ा है, ओके। चलिए Yes, sir. तन्मय नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। These muscles are under the control of CNS and instructions are directly provided by the somatic nervous system branch of CNS. Hence, these muscles are under the control of will, so they are also known as voluntary muscles. अब चुप रहे, चुप, एकदम चुप। तो तुम चुप हो गया कि नहीं? Yes, sir. क्यों चुप हो गया? क्योंकि तुम्हारे वश में है, इट इज अंडर योर कंट्रोल, इसलिए आप चुप हो गए। जब सर ने बोला चुप तो आप चुप हो गए। अब चल बेटा अपना हार्ट बंद कर, बंद कर अपना हार्ट। बंद कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, वॉलंटरी है। पेरिस्टालसिस बंद कर, नहीं कर सकता। तो समझ रहे हो? इसीलिए जो आपका स्मूथ मसल है, जो आपका कार्डियक मसल है, ये एएनएस के अंडर आता है, ये तुम्हारे मतलब से चलता नहीं है, बट जो स्केलेटल मसल है वो आपके अनुसार चलता है। इसलिए आप किसको कंट्रोल कर सकते हो? स्केलेटल को, बट बाकियों को नहीं। चलिए पढ़िए। Facial muscles. These muscles are under the control of CNS and are directly provided by the autonomic nervous system branch of सुनिए CNS. सुनिए सुनिए, सीएनएस का दो ब्रांच होता है, ओके। एक जो वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करता है, एक जो इनवॉलंटरी को कंट्रोल करता है। समझ में आया? जो वॉलंटरी को कंट्रोल करता है उसको सोमैट, ये सब आप पढ़े हो कि नहीं 10th में? ये सब आपको 10th से आना चाहिए कि नर्वस सिस्टम का कौन कौन सा ब्रांच है। तो इसलिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम is that branch of CNS which controls voluntary actions. and बाकियों को ANS कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड? क्योंकि देखो, आप बोलोगे सर क्यों हम दो नर्वस सिस्टम रखें, क्यों नहीं एक? तो बेटा जब तुम सो जाते हो तो हार्ट क्या होगा? सो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? सो जाएगा। तो कभी सुबह होगा? No, sir. नहीं सर। नहीं। तो इसीलिए भगवान जानते थे कि इन गाधों के हाथ में अगर मैं जिंदगी दे दूं तो डुबा देंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? जो वाइटल एक्टिविटीज हैं उसको तुम्हारे कंट्रोल से छीन लिया एंड एएनएस को दे दिया। बेटा तुमको सोना है सो, मरना है मरो, ये काम करता रहेगा। इसीलिए आप देखोगे जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, ओके, ब्रेन डेड का मतलब क्या है? ब्रेन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग,
तो जब ब्रेन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग उस तरह के लोगों को ब्रेन डेड बोला जाता है। तो ब्रेन डेड पीपल में हार्ट काम करता है, सब काम करता है, सिर्फ ब्रेन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे है। तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे है, ये किस फिल्म का डायलॉग है बताइए? तुम लोग पिक्चर भी तो नहीं देखते हो ना, फिर नीट होगा कैसे? हाँ बोलो। पीके 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 में जब आपका संजय दत्त उसको ठोक देता है आमिर खान को, तो वो डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि सेंस तो है बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो है, मतलब ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। एक्चुअली क्या है, उसको उनका भाषा समझ में ही नहीं आता है, तो जो भी बोल रहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कि नहीं? सपोज मैं, आप तमिल नहीं समझते हो, मैं तमिल में अनन्या को बुला रहा हूँ आधे घंटे से, तो विल यू थिंक आई एम कॉलिंग यू? नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. विल यू रेस्पॉन्ड? नो सर। नो। No, sir. तो मुझे क्या लगेगा, बहरी लड़की है, काला को काला सुपुनी। तो आर यू डेफ? नो सर। No, No, sir. but that sound does not have any meaning. अब समझ में आया? तो ऑर्गन ऑफ हियरिंग क्या है? ईयर ना ब्रेन? ब्रेन। Brain. Brain. देख रहे हो? अब ये सब अगर किसी और के क्लास में बोलोगे ना तो गाली मिलेगा। आ गया मजा? यस चलिए सर। तो नेक्स्ट आ जाइए जागृति, नेक्स्ट पॉइंट। Skeletal muscles. So the entire skeletal muscle fiber is a skeletal muscle cell and it is cylindrical in diameter. It is made by loss of partitions between cells. सर मतलब इसीलिए पूरा मसल फाइबर एक ही मसल सेल होता है क्योंकि सेप्टा लॉस हो जाता है और वो सिंसिशियम बन जाता है। यस, तो दे आर बेसिकली कॉल्ड सिंसिशियल। बट याद रखना बहुत सारे बुक में सिनोसाइटिक भी लिखा हो सकता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन बुक्स विथ रिस्पेक्ट टू सिनोसाइट एंड सिंसिशियल। चलिए नेक्स्ट। Visceral muscles. Visceral muscles cell are spindle shaped and unicellular. So वो spindle shaped होते हैं, unicellular और uninucleate होते हैं। ये स्पिंडल का मतलब आप समझते नहीं हो। जो सुई धागा पिक्चर देखा है, उसमें वो लोग जब चौखा चलाते हैं, माने जो लुग्गा वाला कपड़ा बुनते हैं, तो आप देखोगे जिसमें रस्सी लपेटा होता है ना, ढक 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 ढक, वो इधर उधर जाता रहता है। सो दैट इज कॉल्ड ए स्पिंडल। ओके, हैव यू सीन एनी हैंडलूम? कभी हैंडलूम को चलते हुए देखा है? तो जैसे वो धागा खींचेगा तो एक रस्सी जिसमें होता है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, फिर पैडल लेफ्ट को चेंज करेगा, फिर खींचेगा तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो वो एक एक धागा ऐड करता है, फिर वो लोग उसको ठीक करते हैं, तो उसको स्पिंडल कहते हैं। ओके, चलिए और बोलिए। Cardiac muscles. Cardiac muscles are also cylindrical in diameter. Cylindrical is their diameter is cylindrical and they're unicellular. तो वो लोग branched होते हैं, cylindrical in cross section और unicellular होते हैं। ए सॉरी, as their diameter is circular. Circular. हाँ, is not cylindrical, उनका diameter circular है and वो unicellular होते हैं। तनिष्का समंत सिंगार। Yes, sir. Skeletal muscles. Membrane is hence known as sarcolemma and not plasma lemma. And second is क्यों? visceral muscles. क्योंकि प्यार से बेटा, आपको पढ़ने नहीं बोला है मैंने, समझाने बोला है, तो यार रीडिंग Yes. मारने क्यों आ जाते हो? देखो यहाँ एक सेल नहीं है, एक्चुअली ये बहुत सारे सेल्स थे, अब वो एक सेल बना दिया गया है। तो पहले तो वो पूरा मसल था ना, तो इसीलिए मसल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। Sarcolemma. अभी वो प्लाज्मा लेमा बन गया है। वाई? बिकॉज आपने सारे सेल्स के बाउंड्री तोड़ दिए हैं, सबको एक बना दिया है। पहले जो एक पूरा कॉलोनी था, तो उसका गेट को हम कॉलोनी का बाउंड्री कहेंगे ना तुम्हारे घर का बाउंड्री? Colony का।
सपोज कानन विहार कॉलोनी में रहता हूं मैं, तो उसमें जो हमारा बाउंड्री है तो वो मेरे घर का बाउंड्री है ना कानन विहार कॉलोनी का बाउंड्री है? तो पूरे कॉलोनी का। पूरे कॉलोनी का अब हमने क्या किया, सपोज सारे घर खरीद लिए, तो विल आई कीप ईच बाउंड्री वॉल या ना मैं बीच के बाउंड्रीज को तोड़ दूंगा? तोड़ देंगे। तोड़ दूंगा ताकि मैं कहीं भी जा सकूं। तो उससे अब जो कॉलोनी का वाल हो गया वो मेरे घर का वाल है। तो समझ में आया? तो इसलिए बट नाम वही रह गया। अभी भी उसको लोग कानन विहार कॉलोनी का वाल बोलते हैं, पर रहता कौन है? अकेला जेजेस। समझ में आया? चलिए Yes, sir. नेक्स्ट। Visceral muscles. The outermost layer is referred to as plasma lemma or cell membrane. क्यों? वो सिंगल सेल है, तो अगर Yes. सिंगल सेल है तो उसका मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। नेक्स्ट। Cardiac muscles. The outermost layer is referred to as plasma lemma or cell membrane. सर यहाँ पे भी वो सिंगल सेल है इसलिए उसको प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। कुमारा। Yes, sir. पढ़ो। यस सर तुमको नहीं बोला है तो अगला पॉइंट बोलिए। जागृति, इससे आपको क्या कंक्लूजन मिला कि कुमारो पढ़ रहा था ना पबजी खेल रहा था? सर पढ़ तो नहीं रहा था। हाँ, तो देखो कितना पार्शियलिटी है। अरे यू आर सपोर्टिंग हिम। सर आई एम सपोर्टिंग यू। तो क्या कर रहा था? सर पबजी खेल रहा था। बस, तो आप तो समझते काहे नहीं हो। चलो, तो अब तुम ही पढ़ो इसको। स्केलेटल मसल्स, सो दे आर अनब्रांच्ड, तो मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं होता उनमें। सब विसरल मसल्स भी अनब्रांच्ड होते हैं और ओनली कार्डियक मसल्स में ही ब्रांचिंग होता है। यस, ये एक यूनिक फीचर है। तो Characteristic सपोज feature of cardiac आपको muscle. लिखा क्वेश्चन आया है हाफ ईयरली में कि राइट द डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स ऑफ ए कार्डियक मसल फाइबर, तो आपको ये पॉइंट लिखना अनिवार्य है। अंडरस्टूड? Yes, चलिए, sir. यस सर। Yes, sir. और कौन सा बचा Yes. है हमारा? आयुष हो। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, पॉइंट sir. पढ़िए। Yes, sir. The skeletal muscles. The most important component of these fibers are myofilament or microfilament. They are of two types: thin filaments made up of actin, tropomyosin, and troponin proteins. B. Thick filaments made up of myosin. These two filaments contribute to nearly 85 to 90% of entire composition of the skeletal muscle. The thin filaments are lighter and the thick filaments are darker. This gives a straighted or stripped appearance. समझ में आया? तो जो थिन फिलामेंट है वो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन 3 प्रोटीन से बना होता है, पर थिक फिलामेंट अकेला मायोसिन से बना होता Only myosin. है। एंड पूरा मसल का ये 90% है, मतलब बाकी तो 10% ही बच गया। ओके, Yes. चलिए। एंड जो थिन फिलामेंट रिच एरिया है वो लाइट होता है, जो थिक फिलामेंट एरिया है वो डार्कर होता है। नेक्स्ट। Visceral muscles. Since they deal with less heavy organs, they do not need abundant supply of thin and thick filaments. So these muscles appear non-stripped or non-stripped or unstripped or stripped. ठीक है, next. हाँ ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। Cardiac muscles. These muscles also appear light and dark, so striated or stripped. But in these muscles, the striated are not due to the presence of thin and thick filaments. They appear striated due to the presence of intercalated discs. These तो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल में आपका सार्कोमियर होता है, बट उसके कारण वो काला नहीं है। वो काला किसके कारण है? Intercalated discs. एंड ये जो डिस्क है इसमें अबंडेंट गैप जंक्शन होते हैं
एंड Desmosome. अबंडेंट डेस्मोसोम होता है। गैप जंक्शन क्या करेंगे बोलो? वो Communication. आपका Fast आयन communication. एक्सचेंज करने में मदद करता है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि आपका हार्ट बीट पर 0.8 सेकेंड होता है, नॉर्मल हार्ट बीट 0.8 सेकेंड। अगर मैं कार्डियक साइकिल लिखाऊंगा ना तो 2 पेज होता है, मतलब 2 पेज वाला काम सिर्फ 0.8 सेकेंड में होता है। समझ में आया? इसका मतलब खबर आपको जल्दी देना पड़ेगा ना देर से देने से चलेगा? बहुत जल्दी। जल्दी देना पड़ेगा। जल्दी। तो अगर आप केमिकल सिनेप्स लगाओगे तो सिनेप्टिक डिले तो होगा, तो इसीलिए यहाँ Yes, हम sir. लोग कौन सा सिनेप्स रखते हैं? Electrical synapse. इलेक्ट्रिकल। तो सोडियम आयन आया और उधर चला गया, खत्म। तो इसीलिए वो इमीडिएटली स्टिमुलेट होता है, अदरवाइज 0.8 सेकेंड में कभी भी हार्ट बीट नहीं कर पाता। अब डेस्मोसोम का मतलब क्या है? कस के पकड़ना। जागृति क्या गाना गाती है आजकल? धक धक करने लगा, तो आपका दिल पूरा धक 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 कर जाता है। तो धक धक अगर करोगे तो आपका वो दिल फट नहीं जाएगा? तो क्यों नहीं टूटता है आपका दिल? क्योंकि जबरदस्त पकड़ है बिटवीन सेल्स। तो सेल्स के बीच में जबरदस्त पकड़ बनाया किसने है? डेस्मोसोम। Desmosomes. तो समझ रहे हो? बट कॉकरोच का दिल क्या करता है? धुक धुक करने लगा, तो मोरा जियरा डरने लगा। तो उनका डेस्मोसोम होता है कि नहीं? नो सर। नहीं होता. नहीं, नहीं तो उनका भी धक धक करने लगता। तो अंडरस्टैंड? तो जो कार्डियक मसल पुल है, अब आप देखो, जैसे आप 5-6 फुट ऊपर हो तो आपको ब्लड पंप करना है ब्रेन तक, उधर टिप ऑफ टो तक। तो अगर धुक धुक करोगे तो जाएगा नहीं रे बाबा। तो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए आपको पकड़ मजबूत करना पड़ेगा। ओके? अब सपोज हम उड़ेंगे तो कैन वी फ्लाई? नहीं, जॉइंट खिसक जाएगा। हैव यू डन स्विमिंग? किसी ने बटरफ्लाई स्ट्रोक किया हुआ है? स्विमिंग में एक बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, वो सबसे मुश्किल स्ट्रोक होता है, पूरा कमर का ABCD हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह फ्लाइंग में पूरा वर्टिब्रल कॉलम का ABCD हो जाएगा। इसीलिए आपका जॉइंट को मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए बर्ड में किस तरह का वर्टिब्रा होता है? बताओ। हेटेरोसिलस। क्योंकि अगर अलग अलग होने से क्या होता है? जॉइंट स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। एक तरह का अगर है तो सपोज आपका दरवाजा जो है इस तरफ खुलता है, उस तरफ नहीं खुलता है। जब नहीं खुलता है खींच के लात मार दो, खुल जाए, टूट जाएगा, खुल जाएगा। ओके? बट बर्ड का क्यों नहीं टूटता? उसके जॉइंट्स, हर जॉइंट अलग तरह का होता है, इसीलिए कोई डेफिनाइट प्लान नहीं होता, इसलिए टूटना इतना आसान नहीं है। अंडरस्टूड? सो देख रहे हो? तो दिस इज द फन ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो कार्डियक मसल की जान कौन है? इंटरकैलेटेड डिस्क। तो सपोज आपको बोला गया है राइट 2 पॉइंट्स अबाउट कार्डियक मसल। अगर आप इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं लिखते हो, कम से कम मैं तो पूरा मार्क नहीं दूंगा। कोई शक? नो सर। नो सर। क्योंकि ना गधा लोग क्या करेंगे? इट इज प्रेजेंट इन हार्ट, इट इज ब्रांच लिख देंगे। तो मैं ब्रांच के लिए तो 1 मार्क दूंगा, बट प्रेजेंट इन हार्ट के लिए आधा मार्क दूंगा। क्यों? मुझे बेटर पॉइंट चाहिए। सो अगर पहला पॉइंट किसी के बारे में है तो इंटरकैलेटेड डिस्क को हम 1 लिखेंगे। कोई शक? सो फॉर मी इंटरकैलेटेड डिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये याद रखना आप लोग, ठीक है? चलिए आगे। Yes. आगे पढ़ेगा कौन? हमारा है ब्रुतिदेव। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जल्दी। Yes, sir. In skeletal muscle,
In skeletal muscle cells, the partitions are lost, and hence the resulting skeletal muscle cell is a syncytium or a multinucleated क्या condition. झापड़ मतलब मार दूंगा तेरा सिंटियम ठीक हो जाएगा। ठीक से पढ़ो। syncytium, sorry sir, syncytium. सिंसिशियम, सिंसियम नहीं, Sir, syncytium. CYTIUM। कोई हड़बड़ी नहीं करना है। आपका टीचर फैट मैन, वो भाग नहीं सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलिए। यस सर। मतलब स्केलेटल मसल्स में जो सेल वॉल होता है उसको ब्रेक करके सेल मेम्ब्रेन, अगला मत। सॉरी सर, सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको ब्रेक करके मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन आता है। बीच वाले सेल मेम्ब्रेन जो है या पार्टीशन है, जो सेप्टा है, उनको हम तोड़ देते हैं। ओके। तो विसरल, इसीलिए उसमें क्या होगा, अब देखो आपने सेल मेम्ब्रेन तो तोड़ दिया, बट सबका न्यूक्लियस रखा हुआ है, तो अब सारे न्यूक्लियस तुम्हारे हो गए, है कि नहीं? तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन। उसके बाद विसरल मसल यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब उनका एक न्यूक्लियस के लिए होता है, और कार्डियक मसल भी यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब उनमें भी सिंथेसियम नहीं होता है। चलो अगला भी पढ़ो। skeletal muscle में they are long cylindrical fiber with many peripherally located nuclei, unbranched and striated। ठीक है। मतलब उनका थिक और थिन फिलामेंट उनका न्यूक्लियस होता है। पेरिफेरी में क्यों होगा बोलो? उनका न्यूक्लियस सर मल्टीन्यूक्लिएटेड, बीच में स्पेस नहीं है, अंदर जगह ही नहीं है। ओके, तो लाइक दैट। हाँ चलिए, गुड। The visceral muscle में fiber is thickest in the middle, tapered at each end, and has one centrally positioned nucleus, not striated। उनका थिक और थिन फिलामेंट नहीं होता, तो वो स्ट्राइटेड नहीं होते हैं, और उनका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली पोजिशन्ड होता है। अब आप समझ गए हो कि नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिंडल शेप? मतलब बीच में मोटा होगा, एंड्स में पतला होगा। ओके, हाँ, ये रग्बी बॉल जैसा होगा, रग्बी बॉल जैसा। चलिए नेक्स्ट। Yes sir. The cardiac muscle, they are branched cylindrical fiber with one centrally located nucleus. They are intercalated discs join neighboring fibers and they are striated. So they are also striated due to intercalated discs, and they join the neighboring fibers, and they are also cylindrical fibers and branched. Yes, Tanmay Puhan. So the fiber diameter is very large, that is 10 to 100 nanometer. Micrometer. So mu है, mu. In visceral muscles, the fiber diameter is small, that is 3 to 8 micrometer, and in cardiac muscles, the fiber diameter is large. समझ रहे हो? तो सबसे लार्ज किस में होता है? स्केलेटल, फिर होता है कार्डियक, फिर होता है। इसका रीजन है एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट भी बोलो तन्मय। The skeletal muscles में एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम होता है। क्यों? बिकॉज ये सारे मिलके बड़े बड़े फाइबर बनाते हैं, बट ऐसा इनमें नहीं होता। हाँ, विसरल मसल सिर्फ एंडोमाइसियम ही होता है, उससे इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। और सुनो, एंडोमाइसियम क्यों है? सिर्फ सेल है, सेल के चारों ओर का कनेक्टिव टिश्यू को एंडोमाइसियम बोलेंगे। बट उधर क्या है? सेल बना फेसिकल, फेसिकल को लपेटा पेरीमाइसियम, फेसिकल बना मसल, मसल को लपेटा एपीमाइसियम। इधर क्या हो रहा है? सेल बना, सेल को लपेटा एंडोमाइसियम, सेल बना फेसिकल, फेसिकल को लगा पेरीमाइसियम। बट फेसिकल डज नॉट मेक क्या? मसल। तो इसलिए इसके मसल में फेसिकल को फिर लपेटा नहीं जाता है। ओके, वो ब्रांचिंग भी कर देता है। यस। उसके बाद आ जाइए लंबाई। लेंथ ऑफ फाइबर क्या है? 100 माइक्रोन से 30 सेंटीमीटर, मतलब एक 12 इंच सोच लो। तो आपका पैर देख लो ना, आपका जो नीचे वाला शिन है वो अराउंड 1.5 फीट का होगा कि नहीं? तो वो सारा का सारा मसल जो है वो एक ही मसल फाइबर होगा।
इसका फाइबर लेंथ इंटरमीडिएट होता है 30 से 200, इसमें स्मॉल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू सार्कोमियर, इसमें सार्कोमियर होगा, कार्डियक में सार्कोमियर होगा, बट इसमें सार्कोमियर नहीं होता है। आया समझ? Yes, sir. अब ये देखो, ये आपका स्ट्राइटेड दिख रहा है, फाइन, दे आर सीइंग द Yes, sir. स्ट्राइटेड। इसका एक और Yes, sir. डायग्राम शायद आगे है, ये वाला, ये देखो, ये एक सिंपल डायग्राम है, ये आपको दिख रहा है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, स्पिंडल शेप्ड सेल्स, ठीक है। ये देख रहे हो, ये इंटरकैलेटेड डिस्क देख रहे हो, ये जो काला काला इंटरकैलेटेड डिस्क है, एंड ये आपका ब्रांचिंग है, फाइन, दीज आर ब्रांचेस। बट स्केलेटल मसल में कोई ब्रांचिंग नहीं होता है। इसमें भी आपका देखो, इसमें आपको लाइट डार्क दिख रहा है कि नहीं बीच में, बट मेनली लाइट Yes. डार्क क्यों दिख रहा है? Intercalated discs. अब देखो, अगर इन दोनों का डायग्राम देखोगे, डार्केस्ट रीजन कौन सा है? डायग्राम देख के बताओ इन दोनों में, विच इज द डार्केस्ट रीजन, ए बैंड, आई बैंड ना इंटरकैलेटेड डिस्क? Intercalated. इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं। इसमें भी अगर ये काला को इधर ले आए तो आराम से दिखेगा, तो इसलिए सबसे डार्क क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। फिर ए बैंड, आई बैंड, तो इसमें भी ए बैंड, आई बैंड होता है, बट उससे काला कौन होता है? इंटरकैलेटेड, इसलिए वो डिस्टिंक्टली दिखता है। देख रहे हो कितना आपके लिए बनाया है ये नोट, फिर भी आप लोग लेना पसंद नहीं करते, है कि नहीं? वो अकेली गरीब अनन्या लेती है, तो लाइक दैट, देख रहे हो। तो ये सबको लेना चाहिए, बट लेते नहीं हैं, एंड सो ऑन, देख रहे हो। चलिए, इसमें एक चीज मुझे चेक करना है, इंटरमीडिएट एक्चुअली स्मूथ मसल है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है ना इधर, इंटरमीडिएट है स्मूथ मसल, ठीक है। चलिए वो कंफर्म कर लेंगे ना, कभी कभी क्या ना कॉपी पेस्ट में इधर उधर भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अब कौन पढ़ेगा? बड़देव है कि नहीं? बड़देव, ठका देव नहीं है ना बड़देव? सर पता नहीं, बड़देव, लग दे बड़देव इज एब्सेंट ना? हाँ देखो, आप बोलेगा नहीं मैं तो हूँ सर, मैं तो था, मैं तो छुप के बैठा था। चलो संबित राहुल, अगला पार्ट पढ़िए। यस सर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम abundant in skeletal muscles. क्यों? Why sarcoplasmic reticulum is abundant? आप अच्छा बच्चा है। कैल्शियम बैंक्स। आप लोगों को कैल्शियम चाहिए होता है। आप लोगों को मैंने पूछा, अनन्या दीदी तर ने पूछा, मैंने इडियट। सर मैंने हाँ, पूरा बोलो। नहीं बोला। हाँ बोलो रावड़ा, तुम पकड़ा Yes, sir. सुखवा खा के सो गया क्या? जल्दी बताओ। नो सर। सर ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए कापड़ कैल्शियम मार अमाउंट दूंगा ज्यादा पीछे। चाहिए होता है। तुम भी पबजी खेल रहा था, तुम्हारा मम्मी डैडी को आज फोन करना पड़ेगा, यू आर प्लेइंग पबजी ड्यूरिंग द क्लास। ओके, जागृति sir. समझाइए इस गधे को क्यों सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। So because skeletal muscles को contraction के लिए बहुत ज्यादा कैल्शियम प्लस चाहिए 2 आयरन चाहिए होते हैं, इसलिए सर वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम बैंक्स की तरह फंक्शन करते हैं। यस, माने वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दूसरा आपको इतना तो कैल्शियम देगा नहीं ना भाई। देखो विसरल मसल ईसीएफ पे डिपेंड करता है, कार्डियक भी ईसीएफ पे डिपेंड, तुम क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई दूसरा इतना तो नहीं देगा ना, इसलिए वो अपना रिजर्व रखते हैं, समझ में आया? तो इसलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी लिटिल विसरल मसल्स में। क्यों? क्योंकि वो अपना कैल्शियम ईसीएफ से ले लेते हैं, बाहर से ले लेते हैं। कार्डियक मसल्स में दोनों होता है, ओके, वो बाहर से भी लेते हैं, अपना भी रिजर्व रखते हैं। क्यों? अगर बाहर से कम मिला तो। ये पॉइंट अनन्या समझाएगी, एक्चुअली आप लोग के बस का नहीं है, बताइए
सेकंड पॉइंट, Transverse tubules to aligned with AI band junction. टू इसको प्यार से पढ़ो। टू ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स अलाइंड विथ ईच एआई इंटरबैंड। ये तो हमको समझ में आया ना, मैं समझाऊं? सुनिए, ये हमारा ड्राइंग है कि नहीं? तो हमने जो ड्राइंग बनाया, अब सपोज अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल मेक व्हाट, आपका सार्कोलेमा। तो अब सपोज मैं सार्कोलेमा बनाऊंगा, तो ये सार्कोलेमा आया, जैसे ही एआई बैंड आएगा, तो जैसे ही हमारा ये सार्कोलेमा हम लोग बना रहे हैं, ये आ गया आपका ए और आई बैंड मैक्स। तो ये ए और आई बैंड का जंक्शन आ गया, तो यहाँ एक क्या होगा, टी ट्यूब्यूल होगा, फिर जाएगा, फिर यहाँ एक टी ट्यूब्यूल होगा, अंडरस्टूड? फिर यहाँ एक टी ट्यूब्यूल होगा। एक सेकेंड, इसको दोबारा बना लेते हैं। ओके, ए आई इंट्रैक्शन में होगा। ओके, तो सपोज ये है ए, ये है आई, तो यहाँ एक्चुअली इधर होना चाहिए। ये एक हो गया टी ट्यूब्यूल, एंड एक टी ट्यूब्यूल क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। उससे क्या होता है, खबर अंदर तक जाकर वो देगा, अंडरस्टूड? तो व्हाट विल हैपन, जो इंफॉर्मेशन विल बी सेंड डीप इनटू द मसल। तो ये ए बैंड है, ये आई बैंड है, उसके बीच में ये ए बैंड है, ये आई बैंड है, उसके बीच में। तो इस तरह से जो टी ट्यूब्यूल होंगे वो ऐसे होंगे। तो एक सार्कोमेयर में कितना होगा, बोलो? एक सार्कोमेयर में दो। ओके, आया समझ? तो दिस इज टी ट्यूब्यूल। इन केस ऑफ विसरल मसल्स टी ट्यूब्यूल एब्सेंट। क्यों? वो तो सिंगल मसल सेल है, उसको ज्यादा देने का जरूरत ही नहीं है। कार्डियक मसल्स में वन अलाइंड विथ ईच जेड डिस्क। अब सपोज हम ला रहे हैं आपका ये जेड डिस्क है, सपोज दिस इज जेड डिस्क, तो यहाँ हमने एक दे दिया, फिर दूसरा यहाँ होगा। तो अगर ये जेड डिस्क हम इसका मानते हैं, तो ये जेड डिस्क किसका होगा, इसका। इसलिए अगर आप जेड डिस्क में दोगे टी ट्यूब्यूल, तो आपका एक सार्कोमेयर में कितना आएगा, वन, बिकॉज ये अगला सार्कोमेयर का हो गया, ये अगला सार्कोमेयर का हो गया, एंड सो ऑन, अंडरस्टूड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये अगर आप नॉर्मल बुक्स देखोगे ना, उसमें आपका ये नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड? तो these points you will not get in your normal books। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ये जो लिटरेचर आपका मैं बनाता हूँ, आई हैव टेकन इनटू अकाउंट बिग बुक्स लाइक हार्पर, लेनिंजर, टोटोरा, होल्स, सो मेनी बुक्स आई हैव फॉलोड। ओके, बट अनन्या के अलावा किसी को ये नोट नहीं चाहिए, क्या करें बताओ? नेक्स्ट सर। हाँ बोलो सर, जेड डिस्क तो दो सार्कोमेयर के लिए कॉमन होता है ना? हाँ, तो अगर दो के लिए कॉमन है, आप एक एक के लिए ले लो, तो दूसरा अगले का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर आपका वाल है, तो आप एक को अपना मान लो, एक का उसका मान लो, तो बात बराबर हो गया नहीं? समझ में आया? तो इसलिए सपोज हम लोग डिसाइड करेंगे लेफ्ट वन बिलोंग्स टू सेल, तो पहला जेड डिस्क किसका होगा, फर्स्ट सेल का। दूसरा जेड डिस्क किसका होगा, सेकंड सेल का। तीसरा किसका होगा, थर्ड का। सपोज हम लोग मानते हैं राइट आपका है, तो इसलिए फर्स्ट जेड डिस्क किसका होगा, किसी का नहीं। सेकंड जेड डिस्क किसका होगा, फर्स्ट का। थर्ड जेड डिस्क किसका होगा, सेकंड का। फोर्थ जेड डिस्क किसका होगा, थर्ड का, एंड सो ऑन। ओके, चलिए और बोलिए नेक्स्ट। यस। जंक्शंस बिटवीन फाइबर्स नन इन स्केलेटल मसल्स, तो उसमें कोई जंक्शन नहीं होता है। विसरल मसल्स में जंक्शन बिटवीन फाइबर्स, गैप जंक्शन इन विसरल स्मूथ मसल्स, नन इन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। मतलब उसमें सिंगल यूनिट में होगा और मल्टी यूनिट में नहीं होगा। इधर नहीं है गैप जंक्शन कोई भी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ तो हमने काफी बैकअप रखा हुआ है।
ओके, गैप जंक्शन क्या है? आयन एक्सचेंज के लिए, बट हमारा यहाँ तो या केमिकल सिनैप्स होता है। इधर जंक्शन बिटवीन फाइबर्स जो है, तो एक्चुअली विसरल मसल दो तरह का होता है, एक है सिंगल यूनिट, एक है मल्टी यूनिट। तो आपका जो मल्टी यूनिट है, मतलब हर एक, अब जैसे मैं पर्सनली जाके सबको बोल दिया तो क्या हुआ? एवरीबडी नोस। तो इसीलिए फिर आपको गैप जंक्शन बताने का क्या जरूरत है? मैं पर्सनली सबको बोल के आया कल टेस्ट है, तो एवरीबडी नोज, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी यूनिट। बट मैंने अनन्या को जागृति को बोल दिया, जागृति कल टेस्ट होगा, तो जागृति में ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप से सबको खबर मिल गया, तो ये है गैप जंक्शन। समझ में आया? तो इसलिए जो गैप जंक्शन जो विसरल मसल्स है, नॉन इन मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। ओके, ये क्या लिखा है? गैप जंक्शन इन विसरल स्मूथ मसल्स नॉन इन मल्टी। हाँ, मतलब जो नॉर्मल मसल्स है सिंगल यूनिट वाले हैं, इसको एक्चुअली वी विल क्रॉस चेक, एक्चुअली इसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगला देखो, एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा है दूसरों में, कि कौन सा पॉइंट है गैप जंक्शन। एक्चुअली इसको ढूंढना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। ए मल्टी यूनिट हमने लिखा हुआ है, तो देख रहे हो, ये आपके लिए कार्डियक मसल मैंने बनाया हुआ है, बट ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये आपका स्मूथ मसल, ये सब आपको नहीं बताया जाएगा। ओके, ये देख रहे हो, ये स्मूथ मसल्स है, तो ये भी आपको नहीं बताया जाएगा, नहीं तो आप जान जाते बहुत चीज। ये सब आपको नहीं बताया जाएगा। ओके, बिकॉज आप बदमाश हो। ये देखो, ये मल्टी यूनिट है, सिंगल यूनिट है। इसमें एक पॉइंट देखते हैं, इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, here are gap junctions. Yes, very few. Yes, मतलब मल्टी यूनिट में वेरी फ्यू, सिंगल यूनिट में आपका होता है। ओके, तो वही चीज लिखा इधर हम लोग कर देंगे। कहाँ गया? तो यस, ये हम लोग कहाँ लिखे, कहाँ है ये गैप जंक्शंस इन विसरल स्मूथ मसल, नन इन क्या, फ्यू इन मल्टी यूनिट and present in single unit. Okay, present, इसको ये हटा दो, तो few in multi unit and present in single unit। ठीक है, बट इसमें तो होगा ही होगा इंटरकलेटेड डिस्क में। चलिए, अब ऑटोरिथमिसिटी। ऑटोरिथमिसिटी का मतलब क्या है? ये अपने आप काम करते हैं। ओके, मींस अभी देखो क्या होता है, आप एक बोट रेस में देखते हो कि नहीं? इन बोट रेस, जो बड़ा बड़ा बोट रेस होता है केरला में, उधर एक ड्रमर बैठता है, वो ड्रम बजा बजा के गाना सुनाता है उनका रिलैक्सेशन के लिए। ना किस लिए वो ड्रम बजाता है बताओ? सर रिदम के लिए, ताकि सब एक साथ ही चलाएं। सब एक साथ चलाएं। इसलिए आप देखोगे हर डांस में आपका ताल देने वाला इंस्ट्रूमेंट जरूर होगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे बढ़ाए जा। धम 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 धम, कदम कदम बढ़ाए जा, धम धम धम, खुशी के गीत गाए जा, धम धम धम, ये जिंदगी है कौम की, धम धम धम, खुशी से तू लुटाए जा, धम धम धम। तो वो क्यों ढम 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 पीट रहे हैं? ताकि लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो हर ढम पे आपको डालना है। तो अगर ऑल ऑफ यू आर फोकसिंग हियरिंग दैट रिदम, तो क्या होगा? आपका बैंड जबरदस्त मैच करेगा। ओके, तो डू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अब सपोज तुम्हारा खुद का कोई ड्रमर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? टुडे योर ड्रमर इज नॉट वेल, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन लिसन टू देयर ड्रम बीट, है कि नहीं? अब उतना दूर भी तो नहीं है कि उसका तुमको सुनाई नहीं देगा। समझ रहे हो? सपोज हम बोट रेस कर रहे हैं,
तो वो जो पड़ोसी वाला बोटा है उसका भी तो ड्रम आपको सुनाई देगा कि नहीं? Yes, तो sir. सपोज आपका ड्रमर नहीं आ पाया है, आप उसका ड्रम सुन लो, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ऑटो रिदमिसिटी का मतलब वो खुद रिदम जनरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए स्केलेटल मसल जो है वो ऑटो रिदमिक नहीं है। ओके, तो जब तक उसे बोला नहीं जाएगा, जब तक उसे रिदम नहीं दिया जाएगा, वो बीट नहीं करेगा। बट कार्डियक मसल्स क्या है? उनमें पेस मेकर होता है। ओके, तो इसीलिए पेस मेकर क्या है? वो आपका रिदम देगा। उसी तरह से जो हमारा स्केलेटल जो विसरल मसल्स है उसको भी आपका जो है एएनएस रिदम देता रहता है। ओके, प्लीज रिमेंबर, नो मसल विल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन। तो समझ रहे हो? तो व्हाई यू डिड नॉट डू नमस्ते टू मी? बिकॉज यू डिड नॉट गेट द इंस्ट्रक्शन, है कि नहीं? सपोज मैं आपको बाध्य करता कि मैं आऊंगा तो आपको नमस्ते करना होगा, वरना क्लास से गेट आउट कर दूंगा। तो जैसे ही आप मेरे को देखते गुड मॉर्निंग सर बोलते कि नहीं, बट मैं क्या करता हूँ, जो गुड मॉर्निंग करता है उसको क्लास से निकाल देता हूँ। तो उससे कल अगर मैं क्लास में आया तो कौन गुड मॉर्निंग सर बोलेगा? बोलो, बताइए, कोई बोलेगा गुड मॉर्निंग? कोई नहीं बोलेगा। No, sir. नहीं बोलेगा। तो तुम बदतमीज हो ना, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो। इंस्ट्रक्शन follow कर रहे हैं। किसने दिया इंस्ट्रक्शन? मैंने, क्योंकि मैंने ही बोला ना, अगर आप नमस्ते करोगे तो बाहर खड़ा कर दूंगा। तो समझ में आया? तो इसीलिए ऑटो रिदमिक का मतलब है खुद रिदम जनरेट करना। तो सेलिटल मसल अंडर सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो वो खुद नहीं जनरेट करेगा, उसे आपको बताना पड़ेगा। उठ बोलोगे तो उठेंगे, बैठ बोलोगे तो बैठेंगे। ओके, बट जैसे बड़ोदेव है, वो अपने मन से क्लास में आता है, अपने मन से क्लास नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटो रिदमिक। बट आप लोग क्या है, आप लोग मेरे बोलने से आते हो या मोरे बोलने से नहीं आओगे, so that is called involuntary. ओके, तो लाइक दैट। सोर्स ऑफ कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख रहे हो, ये बाहर पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों पे डिपेंड करता है। सार्को एंड आईसीएफ, ये भी दोनों पे डिपेंड करते हैं, सार्को एंड आईसीएफ। क्यों? इन्होंने बाहर कम रखा, अंदर कम रखा हुआ है, बाहर से ज्यादा ले लेते हैं। स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन फास्ट, स्लो, मॉडरेट। ओके, क्यों इसका स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन है? क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार है। हम चाहे तो चलाएंगे, हम चाहे तो 100 मीटर दौड़ाएंगे। समझ रहे हो? सपोज आप चल के जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन इज स्लो। सपोज आप भाग रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन इज फास्ट। ये हमारे मर्जी से है, बट इनका कॉमन रेट है। ओके, चलिए, कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन वेरी लेस, बट हार्ट में आपका थोड़ा सा ज्यादा है कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। ओके, so that is how we will end muscles. ओके, इतना आपके लिए काफी है। ओके, बाकी जिसको जो है पढ़ना है वो आप पढ़ सकता है। ओके।